की राहत। लेकिन तभी तस्वीरों के बीच से एक अनएक्सपेक्टेड फोटोग्राफ निकलकर उसकी गोद में गिरती है। करण ने उसे उठाया और जैसे ही देखा उसका चेहरा सख्त हो गया। वो तस्वीर राजीव गुलेरिया की थी। उसके कपड़े, उसकी आंखें और वो मुस्कान जो कभी अपनेपन का प्रतीक थी, आज वही मुस्कान करण को जलती हुई याद दिला रही थी उसे एक धोखे की। वो धोखा जो राजीव ने न सिर्फ उससे बल्कि पूरे गुलेरिया परिवार से किया था। एक ऐसा विश्वासघात जिसे आज तक करण ने किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि अनिका से भी नहीं। उसने वो राज, वो कड़वा सच हमेशा अपने सीने में दफन करके रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुरानी चोटें फिर से किसी के दिल को जख्मी करें। राजीव जो कभी इस परिवार का हिस्सा था, आज उस नाम को लेना भी करण के लिए दर्द बन चुका था। उस तस्वीर को हाथ में पकड़े हुए करण की आंखें अब और नम हो चुकी थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और दिल के भीतर एक तूफान उठ रहा था। शायद वक्त आ गया था जब वो सच जो उसने इतने सालों से छिपाकर रखा था अब बाहर आना चाहिए, क्योंकि राजीव अब फिर से मैदान में था और अगर इस बार उससे कोई टकराएगा तो वो सिर्फ अतीत नहीं, पूरा भविष्य भी जला देगा। राजीव का विश्वासघात और करण की टूटी उम्मीदें। राजीव जो कभी गुलेरिया परिवार का हिस्सा था, उसका नाम आते ही करण की आंखें थोड़ी और भारी हो गईं। कभी जो उसका सबसे बड़ा सहयोगी हुआ करता था, हर बिजनेस मीटिंग में, हर संकट की घड़ी में, जब भी करण को कोई फैसला लेना होता, राजीव हमेशा उसकी दाईं ओर खड़ा होता था। उन दिनों गुलेरिया इंडस्ट्रीज भारत की सबसे दूसरे नंबर की टॉप इंडस्ट्रीज बन चुकी थी। करण और राजीव की जोड़ी को लोग ट्विन पिलर्स ऑफ सक्सेस कहने लगे थे। लेकिन जब समय ने करवट ली और करण को एक एक करके राजीव की असली सच्चाई का पता चला, तो उसका विश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। राजीव ने सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि परिवार के रिश्तों में भी छल किया था। करण ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसी दिन, उसी क्षण राजीव को गुलेरिया हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शब्द तो शायद बहुत कम थे उस समय, लेकिन करण की आंखों में जो आग थी उससे साफ जाहिर था कि अब राजीव नाम का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था। लेकिन राजीव के इस धोखे के बाद करण टूट गया। स्वाति की यादें, उनका अधूरा रिश्ता और फिर ये विश्वासघात, सबने मिलकर करण के भीतर एक खालीपन भर दी थी। उसके लिए अब कुछ भी पूरी तरह अपना नहीं रहा था। वो मुस्कुराता था पर उसकी मुस्कान में खालीपन था। वो बिजनेस चलाता रहा पर दिल से नहीं, बस एक जिम्मेदारी की तरह। तब करण ने अपने बिजनेस की जिम्मेदारी आकाश को देने का फैसला लिया, जिसे करण ने अपने बेटे की तरह बड़ा किया था। आकाश में करण को वो जुनून, ईमानदारी और पवित्रता दिखी जो आजकल की दुनिया में दुर्लभ हो चली थी। इसी वजह से करण ने अपना पूरा बिजनेस आकाश के हवाले कर दिया और जो हिस्सा उसके बड़े भाई का था उसे भी हर महीने इज्जत और प्रेम के साथ भेजता रहा। श्रेया, आकाश और राजीव का नया दांव। लेकिन जब आकाश का भयानक एक्सीडेंट हुआ और पूरा परिवार कन्फ्यूजन और पेन के भंवर में उलझा हुआ था, तभी राजीव दोबारा सामने आया। वो बहाने से मिलने आया था। बाहरी तौर पर तो हमदर्दी दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो करण की कमजोरी भांपकर उसे इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहता था। वो जानता था कि ये वक्त करण के लिए सबसे नाजुक था और शायद यही सही मौका था जब वो दोबारा गुलेरिया इंडस्ट्रीज पर अपनी पकड़ बना सकता था। राजीव अब सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था। उसकी नज़र अब अनिका, उसके बच्चों और पूरे परिवार पर थी। फैमिली की सिचुएशन भी उस वक्त बेहद नाजुक और संवेदनशील मोड़ पर खड़ी थी। हर तरफ तनाव, टूटे भरोसे और आधे अधूरे सच की गूंज थी। इन्हीं परिस्थितियों में जब करण का मन और सोच डगमगाने लगी, तभी राजीव ने चालाकी से अपनी बातों का जाल बुना। उसने करण के दिल में एक जहर सा बीज बो दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि रोहित ने ये सब सोच समझकर किया है? राजीव ने धीरे से कहा था। आकाश आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तुम खुद सोचो, जब से आकाश का बिजनेस टॉप पर आया, मारवा इंडस्ट्रीज नीचे आ गई और रोहित ये कैसे बर्दाश्त करता? करण जो पहले ही अंदर से टूटा हुआ था, उसके पास खुद पर सवाल उठाने की ताकत नहीं थी, तो वो राजीव की बातों पर भरोसा कर बैठा। उसने पहली बार अपनी आंखों में रोहित के लिए शक देखा था, वो रोहित जिसे कभी अपने बेटे जैसा माना था। और यही नहीं, राजीव ने बहुत चुपचाप श्रेया के दिल में भी वही शक भर दिया था। अगर रोहित ने ही आकाश को हटवाया हो? श्रेया का विश्वास जैसे पल भर में बिखर गया था। यही वजह थी कि जब अनिका की याददाश्त चली गई थी, तो श्रेया ने खुद रोहित पर सीधा आरोप लगाया, तुम ही आकाश के कातिल हो। करण का मन बार बार बेचैन होता रहा। एक तरफ उसके अंदर का पिता चिल्ला रहा था कि रोहित ऐसा कर ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ राजीव की बातें उसे खोखला करती जा रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और भ्रम क्या है। इन तमाम उलझनों के बीच अनिका की हालत और भी नाजुक हो गई। उसकी आंखें खो गईं, उसकी पहचान धुंधली हो गई और उसकी आंखों में बार बार वही सवाल उभरता, पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? करण हर बार मुस्कुरा देता था, हर बार उसका दिल चुप रह जाता था। लेकिन आज नहीं। आज उसने तय कर लिया था कि वो अनिका को सब बताएगा, हर वो बात जो आज तक छुपाई थी। वो बताएगा कि कैसे राजीव ने उसके भरोसे को तोड़ा, कैसे उसने परिवार के बीच जहर घोला
और कैसे एक साजिश के तहत रोहित को सबसे दूर करने की कोशिश की। करण अब और नहीं चाहता था कि अनिका एक अधूरे सच के साथ जिए। वो जानता था कि राजीव अभी भी कहीं छुपा बैठा है और कोई न कोई अगली चाल चलने ही वाला है, और इसलिए आज की रात करण अनिका को सिर्फ उसके बीते कल की नहीं बल्कि आने वाले तूफान की भी तैयारी करवाना चाहता था। आकाश और श्रेया का पुनर्मिलन। इधर आकाश का कमरा। शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा खिड़की से आकाश के कमरे में आ रही थी। श्रेया अपने कमरे में थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर दोबारा मां बनने की खुशी साफ झलक रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और वातावरण में एक सुकून भरी खामोशी फैली हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। श्रेया चौंकी नहीं, लेकिन कुछ सेकंड ठहरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, जैसे मन में कई सवाल थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ा शख्स एक पल के लिए उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य बन गया। वो और कोई नहीं, आकाश गुलेरिया था। उसे देखते ही श्रेया की आंखें चमक उठीं। वो एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई, बस उसके होठों पर आकाश का नाम अटका, आकाश, और जैसे शब्द वहीं रुक गए। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सांसें जैसे थम गई हों। आकाश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो कुछ पल तक बस श्रेया को देखता रहा, फिर हिम्मत करके उसके पास आया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सॉरी श्रेया, मैं तुम्हारे प्रेगनेंसी के इतने मुश्किल समय में तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे पीछे जो हुआ वो मैं अब जानता हूँ। तुमने अकेले सब कुछ झेला, तुम्हारी हालत, बच्चा, हॉस्पिटल, सब कुछ, और मैं कहीं नहीं था। श्रेया की आंखें भीग चुकी थीं। वो कुछ नहीं बोली, बस आकाश की आंखों में देखती रही। दोनों के बीच कुछ पल ऐसे ही चुपचाप बीते, जिनमें बहुत कुछ कह दिया गया था बिना शब्दों के। आकाश ने भरे हुए गले से कहा, तुमने कितनी परेशानियों का सामना खुद किया, जबकि मुझे हर समय तुम्हारे पास होना चाहिए था, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। आकाश की आवाज में कांपते हुए शब्द थे, जैसे हर लफ्ज उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से से निकल रहा हो। लेकिन तुम्हें मेरी वजह से दोनों बार इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है। दोनों बार तुमने सब कुछ अकेले सहा है। मुझे माफ कर दो श्रेया। मैंने वादा किया था तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। आकाश की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसके चेहरे पर पश्चाताप की गहराई साफ छलक रही थी। ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये एक टूटे हुए इंसान का कन्फेशन था। श्रेया उस लम्हे में एकदम खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। वो हर दर्द, हर इंतजार, हर अकेलापन, सब कुछ आंखों के रास्ते बाहर आ रहा था। एक पल बाद श्रेया धीरे धीरे वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके पैर जवाब दे चुके थे। पूरा अतीत, हॉस्पिटल की बेड पर अकेले बिताई रातें, डॉक्टर की बातें, अपने बच्चे की पहली रोशनी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। आकाश फौरन उसके पास आया और उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वो बिना कुछ कहे बस श्रेया को अपनी बाहों में समेट लेता है। अब श्रेया के सीने से रुक रुक कर सिसकियां उठने लगती हैं, लेकिन वो सिसकियां अब दर्द की नहीं थीं। वो सिसकियां उस बोझ के हल्का हो जाने की थीं जो सालों से उसने अकेले ढोया था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू मिलन के थे। एक अधूरी कहानी के दो टुकड़े आज फिर से एक हो गए थे। कुछ देर यूं ही वक्त रुक गया। न कोई शब्द बोले गए, न कोई और आवाज थी, सिर्फ दिलों की धड़कनें और उन धड़कनों में छुपा सुकून। फिर आकाश ने धीरे से श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ नन्हे से उस बच्चे के पास ले आया, जिसे वो अब पहली बार इतने पास से देख रहा था। बच्चा पालने में था, उसके नन्हे नन्हे हाथ धीमे धीमे हिल रहे थे। आकाश ने कांपती उंगलियों से अपनी उंगली बच्चे के पास रखी और एक पल में ही उस मासूम ने अपनी नन्ही मुट्ठी में आकाश की उंगली को कस के पकड़ लिया। वो एहसास, वो स्पर्श एक पिता के टूटे हुए भीतर को एकदम से भर देता है। आकाश और श्रेया दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आकाश ने बच्चे को गोद में उठाया, फिर एक हाथ से उसे संभालते हुए दूसरे हाथ से श्रेया को भी अपने सीने से लगा लिया। ये सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, ये सालों की जुदाई, दर्द और अधूरेपन पर लगी एक आखिरी मोहर थी जो अब हमेशा के लिए भर चुकी थी। तभी बाहर से दौड़ती हुई पिंकी भी कमरे में आ जाती है। वो सीधा श्रेया और आकाश के पास पहुंचती है और उनके पैरों से लिपट जाती है। मम्मी, पापा। उसकी मासूम आवाज में वो सब कुछ था जिसने उस छोटे से परिवार को फिर से पूरा कर दिया। आज बहुत समय बाद फिर से आकाश का वो छोटा सा परिवार एक साथ एक छत के नीचे सांसें ले रहा था। नमस्ते, आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका अब गुलेरिया हाउस में थी। दरवाजा पार करते ही सबसे पहले उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी, जो उसी का इंतजार कर रही थी। वो पास आई और हल्के से गले लगकर उसका हालचाल पूछा। नंदिनी की आंखों में सुकून था, उनकी बेटी लौट आई थी। नंदिनी से मिलने के बाद अनिका बाकी घरवालों से मिलने आगे बढ़ी। ड्राइंग रूम में करण अकेले सोफे पर बैठे थे और गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। अनिका ने उन्हें देखा, चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में चिंता छुपी नहीं थी।
वो समझ गई कि पापा कुछ परेशान हैं। मन कर रहा था कि जाकर उनसे पूछे, पर माहौल देखकर उसने खुद को रोका। वो जानती थी कि सबके सामने करण से बात करना ठीक नहीं होगा। वो अकेले में ही उनसे बात करना चाहती थी। फिलहाल वो सबसे मिलने में व्यस्त हो गई। तभी अचानक पिंकी भागते हुए उसके पास आई और बोली, बुआ आपको पता है मेरा छोटा भाई कितना क्यूट है। अनिका ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, यस माई डॉल, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुम क्यूट लगती हो। पिंकी खुशी से उछल पड़ी। फिर उसने मासूमियत से कहा, यू नो, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि उसे हमेशा अपने पास ही रखूं और फिर मैं उसे किसी को भी ना दूं। पिंकी की मासूम आंखों में चमक थी और आवाज में एक तरह का अधिकार। अनिका मुस्कुराते हुए बोली, सच में? किसी को भी नहीं? पिंकी ने जोर देकर कहा, हाँ बुआ, वो मेरा भाई है। अनिका ने आंखों में नटखट अंदाज भरते हुए पूछा, तो क्या हुआ, बुआ को भी नहीं दोगी क्या? पिंकी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कुछ पल तक अपने छोटे से मन में उलझती रही, फिर बोली, आपको तो दे दूंगी, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। इस पर पूरे कमरे में ठहाका गूंज गया। वो पिंकी जो कभी गुमसुम और शांत सी रहती थी, आज अपने भाई की मौजूदगी में खिलखिला रही थी। उसकी मुस्कान देख नंदिनी की आंखें भर आईं, जैसे बरसों बाद घर का आंगन फिर से बच्चों की हंसी से गुलजार हो उठा हो। ठीक उसी पल एक नौकर कमरे में आया और नंदिनी की ओर झुकते हुए बोला, मैडम, सबके लिए डिनर तैयार है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबको बुला लो और डिनर लगा दो। अब सब धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ने लगे। डाइनिंग टेबल पर अनिका के फेवरेट डिशेज खास तौर पर रखी गई थीं। वो खुद भी हैरान थी कि सब उसकी पसंद का कैसे जान गए। आकाश और श्रेया भी अब अपने कमरे से नीचे आ चुके थे। श्रेया के चेहरे पर सुकून था और आकाश की आंखों में अपनापन। आज बहुत वक्त बाद पूरा गुलेरिया परिवार एक साथ बैठकर डिनर कर रहा था। माहौल में हंसी थी, अपनापन था और सबसे बढ़कर वो गर्माहट थी जो एक सच्चे परिवार की पहचान होती है। इसी बीच रोहित ने आकाश की तरफ देखा और धीमे स्वर में पूछा, आकाश, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आई होप अब तुम बेहतर हो। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ रोहित, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब से बिजनेस की कमान मैं ही संभालूंगा। वो एक पल को रुका और भावुक स्वर में आगे बोला, थैंक यू अनिका और रोहित। मेरे पीछे आप दोनों ने न सिर्फ फैमिली को संभाला बल्कि मेरी जान और मेरा सपना दोनों बचा लिए। इतना कहना था कि अनिका ने आकाश की तरफ एक गुस्से वाली नजर डाली, बिल्कुल वैसी जो प्यार और चिढ़ दोनों से भरी होती है। सब फिर से हंस पड़े। फिर श्रेया ने धीरे से कहा, नहीं अनिका, सच कहूँ तो दोस्त और ननंद हो तुम्हारे जैसी। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम और रोहित न होते तो शायद मैं आज अपने आकाश से मिल भी नहीं पाती। मैं तो उस नकली आकाश को ही असली मान बैठी थी। तुम दोनों ने एक बड़ा पाप होते होते मुझसे टाल दिया। उसके शब्द भारी थे लेकिन उसमें आभार की गहराई थी। डिनर टेबल पर अब सभी हंसी मजाक और इमोशंस के बीच अपने खाने का लुत्फ उठा रहे थे। हर एक चेहरा सुकून से भरा था। उसी दौरान रोहित ने करण की तरफ देखा और फिर अनिका को इशारा करते हुए सिर झुकाया, मानो पूछ रहा हो, पापा इतने शांत क्यों हो? अनिका ने भी सिर हिलाकर धीरे से कहा, पता नहीं मिस्टर मारवा, डिनर के बाद पूछूंगी। डिनर समाप्त हो चुका था। सभी लोग धीरे धीरे उठकर अपने अपने कमरों की ओर जा रहे थे। माहौल में अब भी वो सुकून भरी गर्माहट बनी हुई थी, लेकिन अनिका का ध्यान लगातार करण गुलेरिया की ओर था। उनके चेहरे पर छाया हुआ गहन मौन, उनकी गहरी सोच में डूबी आंखें, ये सब अनिका की नजरों से छिपी नहीं थी। अनिका ने एक गहरी सांस ली और उनके पास जाकर धीरे से कहा, पापा, आपने कहा था आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब हम अकेले हैं, आप कह सकते हैं। करण ने पहले तो चुपचाप उसकी ओर देखा, जैसे वो मन ही मन शब्दों को चुन रहे हों। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनिका ने पहले कभी नहीं देखा था, कोई बोझ, कोई डर या शायद कोई बड़ी चिंता। लेकिन जैसे ही करण ने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, दृश्य एकदम कट होता है। अब कहानी दिल्ली के एक सुनसान अर्धवीरान किले की ओर बढ़ती है, जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊंची ऊंची दीवारें, धूल से ढके हुए पत्थर और समय के साथ जर्जर हुए दरवाजों के बीच एक कोना अभी भी जीवन से भरा था, क्योंकि वहीं पर स्वाति मल्होत्रा अपने प्रयोगों में खोई हुई थी। स्वाति, तेज दिमाग, निडर आत्मा और दृढ़ संकल्प वाली महिला, जो हमेशा की तरह इस वीरान किले को अपने रिसर्च लैब की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य को पढ़ने की कोशिश में थीं और हाथ प्रयोगशाला की एक मशीन पर गति से चल रहे थे। तभी एक हल्की सी आवाज आई, मैडम आपके लिए चाय। ये आवाज बूढ़े बाबा की थी, वही जो पिछले कई वर्षों से स्वाति के साथ थे। अनुभव, श्रद्धा और समर्पण की जीवंत मिसाल। स्वाति बिना मशीन से नजर हटाए बोली, ओके, यहाँ रख दो। बूढ़े बाबा ने ट्रे को सावधानी से टेबल पर रखा, लेकिन वापस जाने के बजाय वहीं ठहर गए। उनकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे बहुत समय से कुछ कहना चाहते हो पर मौका नहीं मिला हो। स्वाति ने उनकी ओर देखा और अपनी सहज सूझबूझ से महसूस कर लिया कि वो कुछ कहना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना है? स्वाति ने कहा,
बिना अपनी गति रोके हुए। बूढ़े बाबा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैडम, आपको क्या लगता है, क्या अब इतने सब होने के बाद भी दमयंती देवी फिर से कोई वार करेगी? कुछ पल के लिए स्वाति चुप हो गई। फिर उसने मशीन से अपना ध्यान हटाया और गहरी नजरों से बूढ़े बाबा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और लहजे में अनुभव की ठोस ताकत। मैं कॉलेज के जमाने से जानती हूँ उसे। वो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं रही है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उसने सब कुछ खो दिया हो, कि इस वक्त वो छिप गई हो। लेकिन जो लोग असली खतरा होते हैं ना, वो हार कर नहीं डरते, वो छिपकर वार करते हैं। फिर स्वाति ने गहरी सांस ली और आगे कहा, हमें तैयार रहना होगा हर एक परिस्थिति के लिए, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि किसी भी नए दुश्मन के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ, जैसे मेरे रास्ते में कभी खतरे खत्म नहीं हुए, वैसे ही अब अनिका के सामने भी कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मुझे उस पर भरोसा है, वो मुझसे भी ज्यादा काबिल है। पर फिर भी हमें उसके पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहना ही होगा। जैसा साहा मेरे लिए था, हमें भी वैसे ही उसके लिए होना होगा। बूढ़े बाबा ने सिर झुकाकर सहमति में हामी भरी। स्वाति की आंखें अब फिर अपने काम पर लौट गईं, लेकिन उसके शब्द हवा में देर तक गूंजते रहे, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी बनकर। स्वाति मल्होत्रा की बातों से बूढ़े बाबा को तो जवाब मिल गया, लेकिन उनके मन में अब भी हल्की चिंता थी। वो चुपचाप वहां से चले गए। स्वाति एक बार फिर अपने लैपटॉप और कागजों में डूब गई, लेकिन मन का एक हिस्सा अब भी अतीत में अटका हुआ था। उसे पता था कि अगर दमयंती देवी की कहानी यहीं खत्म हो गई होती तो सब कुछ शांत हो चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उधर गुलेरिया हाउस में रात अब गहराने लगी थी। डिनर के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, तब अनिका करण गुलेरिया के पास पहुंची। वो अब भी हॉल में बैठे हुए थे, जैसे किसी सोच में डूबे हो। अनिका उनके पास जाकर धीरे से बोली, पापा, आपने कहा था आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। करण ने उसकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, चलो मेरे कमरे में। आवाज में गंभीरता थी। अनिका बिना कुछ पूछे उनके पीछे चल दी। रोहित दूर से ये सब देख रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या ये कोई फैमिली की पर्सनल बात है जिसमें उसे नहीं जाना चाहिए? वो रुक गया, लेकिन तभी करण रुककर पीछे मुड़े और रोहित को देखा। रोहित, तुम भी चलो हमारे साथ, वो सीधे बोले, बिना किसी हिचक के। रोहित थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाकर उनके पीछे चल दिया। वो जानता था कि करण अब उसे इस घर का हिस्सा मानने लगे हैं, और शायद अब वक्त था कि कुछ ऐसे सच सामने आए जो अब तक अनकहे थे। तीनों लोग करण के कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक कोना सजा था किताबों और कुछ पुरानी फाइलों से। करण के कमरे में जैसे ही अनिका और रोहित ने कदम रखा, करण ने धीमे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में हल्की हल्की पीली रोशनी थी, जो पुराने लकड़ी के फर्नीचर और दीवार पर टंगी तस्वीरों को एक भावनात्मक आभा दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। अनिका ने करण की आंखों में झांकते हुए फिर से पूछा, पापा, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? अब तो सब ठीक हो गया है ना? आकाश वापस आ गया है, उसका बेटा भी सुरक्षित है और पूरा घर जैसे फिर से जी उठा है। मुझे तो लग रहा है जैसे चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। अनिका की मुस्कान में उम्मीद थी, लेकिन करण की आंखों में अब भी कोई अधूरी बेचैनी तैर रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अनिका की तरफ देखकर बोले, हाँ बेटा, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आकाश लौट आया। लेकिन एक बाप की खुशी के साथ साथ उसके डर भी लौट आते हैं, क्योंकि जितना मैं आकाश के लिए चिंतित रहता हूँ, उतना ही तुम्हारे लिए भी। अनिका, मैं सिर्फ आकाश का नहीं, तुम्हारा भी पिता हूँ, और पिछले कुछ समय से मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। वो थोड़ा रुके, जैसे शब्द तलाश रहे हों जो दिल की गहराई से निकलकर जुबान तक आएं। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, या शायद ये आने वाले किसी तूफान का संकेत है, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साया है, कोई पुराना राज जो फिर से जाग रहा है। अब तक रोहित भी उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर करण के कंधे पर हाथ रखा और संयमित स्वर में बोला, पापा, आप बेवजह परेशान मत होइए। जो होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, अब ये पूरा परिवार एकजुट है। करण ने रोहित की तरफ कृतज्ञता से देखा, जैसे उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ हो। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अनिका, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक सच जिसे मैंने सालों से अपने सीने में दबाकर रखा है, एक ऐसा राज जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। अनिका की सांसें जैसे रुक गईं। कमरे की फिजा अचानक भारी हो गई। उसने करण की आंखों में झांका, वहां एक गहरा दर्द, पछतावा और डर सब एक साथ दिख रहा था। वो राज जो सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि इस पूरे परिवार की जड़ों से जुड़ा है बेटा, करण ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जब एक पिता अपने बच्चों से कोई बात छुपाता है तो वो हर दिन खुद से हारता है, लेकिन अब जब हमारा परिवार एक भयंकर तूफान से गुजरकर किसी तरह दोबारा खड़ा हुआ है, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। ये बात शायद मुझे बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। अनिका, जो अब तक कुछ उलझन में थी, करण के चेहरे के बदलते भावों को देखकर चिंतित हो उठी। उसने झुककर करण के पास आकर कहा, पापा,
प्लीज आप सीधा बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? आप इस कदर परेशान क्यों हैं? करण की आंखें अब अनिका की आंखों से मिली। उनमें एक पिता की तकलीफ भी थी और एक जिम्मेदार इंसान का डर भी। उसने एक पल के लिए चुप रहकर जैसे बीते वर्षों की स्मृतियों में खुद को खो दिया। अनिका, करण ने धीरे से कहा, इन सब मुसीबतों के पीछे मुझे शक है कि कहीं न कहीं तुम्हारे चाचा राजीव गुलेरिया का हाथ हो सकता है। ये नाम सुनते ही अनिका सन्न रह गई। उसकी आंखों में हैरानी के साथ एक अनकहा डर तैर गया। वो फुसफुसाई, राजीव चाचा। करण ने सिर झुकाकर कहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कई बार सांप वही होता है जिसे हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हैं। राजीव हमेशा महत्वाकांक्षी था। तुम्हारे दादाजी की जायदाद, फैमिली का नाम और सबसे ज्यादा इस परिवार का कंट्रोल वो कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। तो आप कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, चाहे वो फैक्ट्री ब्लास्ट हो या आकाश के गायब होने की घटना, उसके पीछे राजीव चाचा हो सकते हैं? अनिका का गला थोड़ा सूख गया था। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूँ, करण बोला, लेकिन कई छोटी छोटी बातें जोड़ने पर शक गहराता है। और बेटा, कई बार बाहर से आने वाला दुश्मन हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना घर के भीतर छुपा हुआ शत्रु कर सकता है। इसलिए अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा। अनिका कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे सारी बातें दिमाग में दोहरा रही हो। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर करण का हाथ थामा और आत्मविश्वास के साथ बोली, पापा, आप चिंता मत कीजिए। अगर सच में राजीव चाचा के मन में कुछ भी गलत है तो हम मिलकर उसे बेनकाब करेंगे। अब हमारी फैमिली पहले जैसी नहीं रही। अब हम हर कोने से तैयार हैं। मैंने पहले ही मयूर को कह दिया है कि घर की सिक्योरिटी को पूरी तरह टाइट कर दे। लेकिन फिर भी आप घर के सबसे बड़े हैं, आपकी नज़र सबसे ऊपर होनी चाहिए। हम सब आप पर ही निर्भर हैं। करण ने अनिका की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में बेटी के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लीडर की झलक देखी। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मैं वादा करता हूँ, अब मैं भी हर पल सजग रहूंगा। तुम लोगों की हिफाजत मेरी पहली जिम्मेदारी है। करण से बात करने के बाद अनिका और रोहित दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं। करण की बातों ने जैसे उनके मन पर एक रहस्य का पर्दा डाल दिया था। नीचे पहुंचकर वे गुलेरिया परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात करते हैं और विदा लेने की विनम्र अनुमति मांगते हैं। सभी सदस्य एक एक करके उनके पास आते हैं। किसी की आंखों में स्नेह था तो किसी के चेहरे पर हल्का सा संकोच, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वातावरण पहले जैसा सहज नहीं था। यही वो क्षण था जब पिंकी और यश दौड़ते हुए अनिका की ओर आए और मासूमियत से बोले, बुआ, बाय, जल्दी आना। अच्छा नहीं लगता आपके बिना। अनिका ने उन्हें बाहों में भर लिया, माथे पर प्यार से चूमा और धीरे से बोली, बाय मेरे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना और मम्मी पापा की बात मानना, ओके। रोहित भी झुककर बच्चों को आशीर्वाद देता है। दोनों बच्चे फिर हाथ हिलाते हुए उन्हें जाते हुए देखते। अनिका और रोहित अब अपनी कार में बैठ जाते हैं। एक काले रंग की बुलेट प्रूफ एसयूवी धीरे धीरे प्रांगण से बाहर निकलती है। उनके पीछे 2 और गाड़ियां हैं, सुरक्षा कर्मियों से भरी हुई, हर संभावित खतरे के लिए तैयार। लेकिन बाहर की सुरक्षा के बावजूद अनिका के मन के भीतर एक नया डर घर कर गया था। गाड़ी में बैठे हुए वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। गुलेरिया हवेली का मुख्य द्वार अब पीछे छूट चुका था, लेकिन करण के शब्द अब भी उसकी सोच में गूंज रहे थे। क्या वाकई राजीव चाचा इतने निर्दयी हो सकते हैं? क्या अब तक मैंने जिसे सबसे भरोसेमंद माना वही हमारे परिवार की बर्बादी की जड़ हो सकता है? अनिका को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी थी। उसका मन बार बार अतीत के उन पलों में लौट रहा था जहां राजीव ने परिवार के लिए चिंता जताई थी, साथ खड़े होने का नाटक किया था। तो क्या वो सब झूठ था? वो सोचती रही। आज तक उसने क्रिस्टोफर और दमयंती देवी को ही सारे षड्यंत्रों का मास्टरमाइंड माना था, लेकिन अब राजीव का नाम जैसे उस धारणा को तोड़ रहा था। रोहित जो ड्राइविंग सीट के पास बैठा था, अनिका की चुप्पी को समझ रहा था। वो जानता था कि अनिका का चुप रहना किसी तूफान की आहट से कम नहीं होता। क्या हुआ अनिका? उसने धीरे से पूछा। अनिका एक पल के लिए रोहित की तरफ देखती है, फिर सिर झुकाकर कहती है, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ। गाड़ी में कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा जाती है। बाहर सड़क पर हलचल थी, लेकिन उनकी गाड़ी के भीतर सन्नाटा था। अनिका के दिमाग में अब शक की एक नई दिशा खुल चुकी थी। उसने तय किया कि इस बार वो सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं चलेगी। अब वो हर उस परत को खंगालेगी जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया था। गाड़ी अब धीरे धीरे मारवा हाउस की ओर बढ़ रही थी। मारवा हाउस पहुंचने के बाद अनिका एकदम चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ती है। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे कुछ और परेशान कर रहा था। करण के कहे वो आखिरी शब्द जो अब उसके माइंड में लगातार गूंज रहे थे। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है और अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारती है। आईने में अपनी आंखों को गौर से देखती है। वहाँ थकान भी है और बेचैनी भी। वो एक लंबी डीप ब्रीथ लेती है, जैसे खुद को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर जल्दी से फ्रेश एंड अप होके बाहर आती है। इधर लिविंग रूम में रोहित अब भी उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनिका बाहर आई,
रोहित खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अनिका, आई थिंक तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। यू लुक टायर्ड। अनिका कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखती है, फिर धीमे से लेकिन बहुत ठोस लहजे में कहती है, नो मिस्टर मारवा, अभी रेस्ट का टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंटली सौम्या से बात करनी है। रोहित को अंदाजा हो गया कि बात सीरियस है। उसने बस सिर हिलाया और कहा, ओके, आई अंडरस्टैंड, आई एम हियर इफ यू नीड एनीथिंग। उसके बाद अनिका अपनी रूम की अलमारी के कोने में बने एक हिडन लॉक को प्रेस करती है। जैसे ही लॉक खुलता है, एक छोटा सीक्रेट डोर एक्टिवेट हो जाता है। ये रास्ता सीधा अंडरग्राउंड लैब तक जाता है, जिसे सीक्रेट लैब कहा जाता है। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उसकी माइंड पूरी तरह एक्टिव था। जैसे ही वो लैब में पहुंची, वहां हल्की हल्की रोशनी में उसे प्रीति दिखती है, जो पहले से ही वहां किसी डेटा फाइल पर काम कर रही थी। अनिका को इतने लेट देखकर प्रीति चौंक जाती है। उसने तुरंत लैपटॉप को पॉज किया और खड़े होकर बोली, अनिका दी, एट दिस आवर आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आई वॉज जस्ट रैपिंग अप। अनिका थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज में सीरियसनेस थी। नो वरीज प्रीति, तुम आराम कर लो, लेकिन मुझे अभी के अभी सौम्या से अर्जेंटली मिलना है, ये बहुत जरूरी है। प्रीति अब अनिका की बात सुनकर कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन दी उसके शब्द अधूरे ही रह जाते हैं, क्योंकि अनिका बीच में ही उसकी बात काट देती है। मुझे पता है प्रीति, वो शायद सो गई होगी, लेकिन उसे अभी जगाना जरूरी है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं और शायद इन सब का जवाब अब मुझे सौम्या ही दे सकती है। अनिका की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रीति उसे एकटक देखती रह जाती है, फिर चुपचाप सिर हिलाकर दरवाजा खोलने का इशारा करती है। अनिका अंदर की तरफ बढ़ती है। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में थकान और मन में सवालों का तूफान। चलते हुए भी उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। नकली आकाश का एक्सीडेंट। अगर दमयंती देवी चाहती तो नकली आकाश को जिंदा रखकर पूरे गुलेरिया परिवार को अपने काबू में कर सकती थी। मुझे भी मजबूर कर सकती थी पावर ड्रग बनाने के लिए। तो फिर उसने उसका एक्सीडेंट क्यों कराया? अनिका के पैरों की रफ्तार थोड़ी और तेज हो गई। उसे अब लगने लगा था कि जो सामने दिख रहा है वो शायद पूरा सच नहीं है। कहीं इस सब के पीछे राजीव गुलेरिया तो नहीं? शायद कुछ और भी है जो मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ। प्रीति अब चुपचाप पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त अनिका को कोई रोक नहीं सकता। अनिका अब सौम्या के कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है और हल्के से दस्तक देती है, क्योंकि इन तमाम उलझनों और सवालों के जवाब अब अनिका को सिर्फ सौम्या से ही मिल सकते थे। उसका दिल कह रहा था कि जितनी जल्दी वो सौम्या से सच्चाई जानेगी, उतनी ही जल्दी वो अपने फैसलों में साफ सोच पाएगी। उसके कदम अब बिना रुके सौम्या के रूम की ओर बढ़ रहे थे। दरवाजे तक पहुंचते ही अनिका ने हैंडल को धीरे से घुमाया और देखा कि सौम्या गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे, लेकिन अनिका का मन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जवाबों की मांग कर रहा था। उसने पहले हल्के से आवाज दी, सौम्या, सौम्या उठो। फिर थोड़ा जोर से, वेक अप, इट्स अर्जेंट। मगर सौम्या तो जैसे किसी गहरी दुनिया में खोई हुई थी। 3 बार पुकारने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अनिका ने पास रखा ग्लास ऑफ वाटर उठाया और बिना सोचे उस पर उड़ेल दिया। ये क्या है? सौम्या एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या तुम्हें इतना भी सेंस नहीं कि कोई सो रहा है? अनिका बिल्कुल शांत मगर बेहद सख्त लहजे में बोली, मुझे तुम्हारे एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी इसी वक्त कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब चाहिए। और हाँ, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही बोलना, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? सौम्या अभी कुछ कहती उससे पहले ही अनिका एक कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और सुनो, मेरे सवालों को अवॉइड करने से पहले जरा 20 बार सोच लेना, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही हो सकता है जो लच्छो और निपुण मीणा का हुआ था। अनिका का चेहरा अब बिल्कुल वैसा था जैसे इंटेरोगेशन रूम में कोई ऑफिसर अपने सस्पेक्ट को जड़ से तोड़ देने की तैयारी में होता है। जब लच्छो जैसे लोग भी सारे सीक्रेट्स तोते की तरह उगल सकते हैं, तो तुम क्या चीज हो? ये सब जैसे सौम्या के अंदर कहीं गहरे तक उतर गए। उसकी आंखों में डर की एक लहर सी दौड़ गई। उसे अब यकीन हो गया था कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है। उसे अच्छी तरह याद था कि निपुण मीणा और लच्छो के साथ क्या हुआ था, और ये भी कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक उसी तरह सौम्या अब चुपचाप बैठ गई। अनिका ने एक पल की चुप्पी के बाद अपना पहला सवाल दागा, बताओ, तुम लोगों ने नकली आकाश को मारने की साजिश क्यों रची थी? अनिका का सवाल सुनकर सौम्या का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो जाता है, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि अनिका सीधे इतने तीखे सवाल करेगी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कहीं दर्द नहीं, बस तंज और जीत का एहसास था। सौम्या हल्के से हंसती है और फिर कहती है, तुम्हें लगता है कि वो एक्सीडेंट सिर्फ किसी नकली आकाश के लिए था? नहीं अनिका, यू आर मिस्टेकन। अनिका एक पल को सन्न रह जाती है। वो आकाश तो सिर्फ एक मोहरा था, एक प्यादा जिसे हमने अपने गेम बोर्ड पर सिर्फ इसलिए रखा था ताकि असली निशाना छिपा रहे। असली टारगेट तो कोई और था। अनिका की आंखें सिकुड़ जाती हैं।
वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उस दिन अगर किस्मत साथ ना देती तो आज तुम शायद इस इंटेरोगेशन रूम में खड़ी नहीं होती, बल्कि तुम्हारा किरदार इस कहानी में एक टूट चुकी सफेद साड़ी पहने विधवा औरत का होता, जो अपने पति की 13वीं के दिन मेरे पास आंसर्स मांगने आती। एक पल को अनिका की सांसें जैसे थम जाती हैं। सौम्या के शब्दों की तीव्रता, उस मजाकिया क्रूरता से भरी हंसी, सब कुछ अनिका के दिल को चीर रहे थे। तुम्हें नहीं पता ना अनिका, सौम्या धीरे मगर भारी लहजे में कहती है। हमारा टारगेट उस दिन नकली आकाश नहीं, रोहित था। रोहित? अनिका के होठों से बस यही शब्द निकलता है और उसकी आवाज में डर और दुख दोनों थे। यस, मिस्टर रोहित मारवा, तुम्हारा पति, द मैन यू ट्रस्ट विद योर लाइफ। अनिका को लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जमीन खींच ली हो। उसके पांव लड़खड़ाने लगे, लेकिन उसने खुद को जोर से संभाला और गुस्से में सौम्या की तरफ देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम? अनिका चीखते हुए बोली, लेकिन उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बस जवाबों की भूख थी। बिलीव इट और नॉट, लेकिन वो एक्सीडेंट पूरी तरह से रोहित को मारने के लिए प्लान किया गया था। सौम्या ने अब शांत लहजे में लेकिन सच्चाई के वजन के साथ बोला। और अगर तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ एक बार की कोशिश थी तो तुम सच से बहुत दूर हो। सौम्या ने एक बार फिर अपनी बातें शुरू करते हुए कहा, शायद तुम भूल गई हो कि जिस गाड़ी में उस दिन आकाश था, वो गाड़ी आकाश की नहीं थी, वो रोहित की गाड़ी थी। अनिका कुछ देर चुपचाप अपनी जगह खड़ी रही। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सब सच सामने आने वाला हो। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या तुम सच में रोहित को मारना चाहती थी? क्या तुमने उसकी जान लेने की प्लानिंग की थी? सौम्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम अकेले नहीं हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं अनिका। तुम्हें अपनी माँ की तरह कितने दुश्मन बना रखे हैं, ये शायद तुम खुद भी नहीं जानती। फिर थोड़ी देर हंसते हुए सौम्या ने आगे कहा, अक्षय वर्मा तुम्हें याद होगा ना? अनिका ने धीरे से सिर हिलाया। याद कैसे नहीं होगा, वो तुम्हारी प्यारी सासू माँ का पुराना आशिक था और वही था इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। उसने तुम्हें तुम्हारे प्यार से हमेशा के लिए दूर करना चाहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने उसे आयशा मारवा को दूर किया था। सौम्या की आवाज में अब एक अजीब सी तकरार की गूंज थी, जैसे वो खुद उस बात को भी स्वीकार नहीं कर पा रही हो। दरअसल सौम्या ने धीरे से कहा, जिस दिन नकली आकाश का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन आकाश दमयंती देवी की साजिश के तहत रोहित से मिलने उसके हेड ऑफिस गया था। वहां से वापस आते वक्त आकाश की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तब रोहित ने उसे अपनी गाड़ी में लेने की पेशकश की थी। वैसे तो रोहित के साथ हमेशा काफी सिक्योरिटी होती है, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। सौम्या ने ठहराव लेकर आगे कहा, दमयंती के सिपाहियों ने रोहित को अकेले बाहर जाते हुए देखा और उसी वक्त उनकी निगाह उस कार पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उस कार का पीछा किया और एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन जो बड़ी गलती उन्होंने की वो ये थी कि उन्हें पता नहीं था कि उस कार में रोहित नहीं बल्कि नकली आकाश था। अनिका के दिमाग में अचानक सारी तस्वीर साफ होने लगी थी। मतलब रोहित की जान पर हमला था, पर नकली आकाश की जान चली गई? अनिका ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। अनिका के मन में अब कई उलझनें घूम रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अक्षय वर्मा भी इस पूरी साजिश में शामिल था? उसने सीधे सादे शब्दों में सौम्या से पूछा, क्या अक्षय वर्मा भी दमयंती देवी के इस खतरनाक खेल का हिस्सा है? क्या वो भी पावर ड्रग के बारे में सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग हासिल करना चाहते हो? सौम्या ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ अनिका, अक्षय वर्मा इस पूरी साजिश में मुख्य भूमिका निभा रहा है। उसने विदेशों से कई इलीगल सामान मंगवाने के लिए दमयंती देवी की मदद की थी। वो उन सामानों की तस्करी में दमयंती का सबसे भरोसेमंद साथी था। इस सब के बदले उसने दमयंती से एक बड़ी डिमांड की कि रोहित को उसकी जान से मार दिया जाए। अनिका के चेहरे पर एक झटका सा आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षय वर्मा, जो परिवार का एक हिस्सा था, इतनी बड़ी साजिश में फंसा हुआ था। लेकिन किस्मत ने फिर से रोहित का साथ दिया। उस दिन रोहित उस कार में मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। पर दुर्भाग्य ये हुआ कि नकली आकाश जो उस कार में था, अब दमयंती के किसी काम का नहीं रहा। सौम्या की आवाज में अब एक कड़कपन था। इसलिए दमयंती ने फैसला किया कि नकली आकाश को भी खत्म कर दिया जाए। इसके लिए उसने अपने वकील साहब विक्की को खास तौर पर यह जिम्मेदारी दी कि वो गुलेरिया हाउस जाकर नकली आकाश को न सिर्फ खत्म करे, बल्कि ये सुनिश्चित करे कि वो अब किसी भी साजिश का हिस्सा न रह सके, क्योंकि नकली आकाश अब किसी भी काम का नहीं था, वो एक बोझ बन चुका था। सौम्या के मुख से निकली बातें अनिका के दिल को धक्का दे रही थीं। उसने सोचते हुए कहा, लेकिन वो बात तो याद है कि आखिरी वक्त पर विक्की ने भी अपना काम पूरा नहीं किया था। उसने नकली आकाश को खत्म करने का मिशन बीच में ही छोड़ दिया था, और उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम खुद अच्छे से जानती हो। सौम्या की बात सुनते ही अनिका के मन में अचानक विक्की के बारे में सारी घटनाएं ताज़ा हो उठीं, जैसे एक पहेली के सारे टुकड़े सही जगह पर फिट हो गए हों। वो सोचने लगी कि सौम्या के शब्द बिल्कुल सच थे। हर उस बात में जो उसने सुनी थी अब एक सच्चाई नजर आने लगी थी। हालांकि अनिका यहाँ राजीव गुलेरिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने आई थी,
लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सौम्या ने उसे दी थी उसने अनिका की दुनिया हिलाकर रख दी थी। उस घड़ी अनिका के लिए खुद को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों में छुपे हुए दर्द और दिल में उठ रही बेचैनी को कोई समझ नहीं पा रहा था। अनिका ने गहरी सांस ली और बिना कोई और बात किए सौम्या को वहीं बीच में छोड़कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर की ठंडी हवा में उसने अपने आंसुओं को महसूस किया जो बिना रुके उसके गालों से बह रहे थे। उसका चेहरा दर्द से भरा था और उसकी आंखों में छुपे आंसू उस गहरी तकलीफ की कहानी बयां कर रहे थे जो उसके दिल के सबसे अंदर दबी हुई थी। अनिका भले ही रोहित के सामने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करती, लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे कोने में रोहित के बिना जीवन का कोई रंग नहीं था। रोहित को खोने का ख्याल सिर्फ ये सोचते ही उसकी रूह कांप उठती थी। वो अपने ख्यालों में डूबी हुई धीमे धीमे चल रही थी कि पीछे से प्रीति ने उसका नाम लेकर आवाज दी, प्लीज आप एक बार विशु को भी देख लो, उसका इलाज सही से हो रहा है या नहीं, मुझे चिंता हो रही है। अनिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और जोर देकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, ठीक है, चलो प्रीति चलकर देखते हैं। फिर दोनों साथ में विशु के कमरे की ओर बढ़ने लगी। अनिका के मन में कई सवाल और उलझने थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी उसे अपने परिवार के लिए मजबूत रहना होगा। उसकी सोच में ये बात गूंज रही थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आगे बहुत कुछ होने वाला है।